अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MUD 001 का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उस पर ये वीडियो है। 1 मार्क्स इससे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है स्टूडेंट के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है MUD 001 का ही। इससे पहले भी MUD 001 का ही मैं लॉन्ग क्वेश्चन में वीडियो बनाई हूँ। उनका जवाब आप लोग बुक से तलाश करके रीड कर सकते हैं। और जो ये 1 मार्क्स का है वो मैं इसी वीडियो में उसके सवाल के साथ साथ उनका जवाब भी बताते चलूँगी। उसके बाद बताते चलूँगी कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स का अगर सवाल है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला सवाल है ज़बान की कितनी किस्में होती है। ज़बान की कई अहम किस्में होती है। ज़बान चुना के एक निहायत अहम मुहतरिक और ज़रूरी अमल है, इसलिए ज़रूरत के तहत उसकी कई अहम शक्लें होती है। मसलन मादरी ज़बान, कौमी ज़बान, सरकारी ज़बान, दफ्तरी ज़बान, इलाकाई ज़बान, अवामी ज़बान और राब्ते की ज़बान वगैरह। जैसे ये सवाल 2 मार्क्स में अगर ये सवाल आया तो इसका जवाब इतना ही लिखनी होगा, और 1 मार्क्स में आया तो इसको इतना ही जवाब आपको लिखनी होगा। सवाल नंबर 2, तो ज़ही लिशानियात के 5 अहम साखों की निशानदी कीजिए। तो ज़ही लिशानात की 5 अहम साखें मंदरजा झेल है। सूतियात, तज़ियात, बशरफियात, नोहियात और मानियात। सवाल नंबर 3, ज़बान किसे कहते हैं। एहसासात, तो उसका जवाब होगा एहसासात और जज्बात को सलीके से पेशकश का इजहार ज़बान कहलाता है। ज़बान आवाज़ों का मजमूआ है जो तख्लीम के सबब पैदा होती है। सवाल नंबर 4, बोली किसे कहते हैं। उसका जवाब हो जाएगा बेतकलीफ इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान बोली कहलाती है, जो घरों बाज़ारों में इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 5, कदीम ज़माने में कौन कौन सी ज़बानें इस्तेमाल में रही। कदीम ज़माने में दारावाड़, यहाँ पे संस्कृत होगा, संस्कृत, प्राकृत, उपभाषाएं इस्तेमाल की जाती रही। सवाल नंबर 6, हिंद आराई और उर्दू ज़बान का इर्तिका कैसे हुआ। तो इनका जवाब हो जाएगा आराही की आमद 1000 ईस्वी के बाद ज़बान में शहद मिली से जो नई ज़बान तश्कील पा रही थी, आगे चलकर जदीद ज़बान यानी उर्दू बनी, जो 21वीं सदी में भी बोली और इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 7, मुहावरे में कितने लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है। इनका जवाब होगा मुहावरे में 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है। फ़ेल से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा वो कलमा जो अकेले अपने मानी देता है और उसमें किसी काम का होना एक ज़बानी के साथ पाया जाता है, फ़ेल कहलाता है। सवाल नंबर 9, कहावत से क्या मुराद है। उसका जवाब होगा कहावत लफ्ज़ों की ऐसी तरकीब का नाम है जिसमें एक पूरा जुमला मौजूद होता है, जो अपने अंदर पूरी मनोनियत भी रखता है, यानी अपना जाती मफ़हूम अदा करने के लिए किसी दूसरे जुमले या इबारत का मोहताज नहीं होता है। सवाल नंबर 10, नशवानी मुहावरे किसे कहते हैं। नशवानी मुहावरा का जवाब हो जाएगा रोज़मर्रा की बोलचाल में ख़वातीन जो मुहावरे इस्तेमाल करती है उसे नशवानी मुहावरा
محاورے کہتے ہیں۔ ان کی مثال: آگ بھی نہ لگاؤ، آگ بھی نہ لگاؤ۔ حقارت میں عورتیں بولتی ہیں کہ فلاں چیز اتنی حقیر ہے، اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس کو جلا دو تو میں جلانے کے لیے بھی اس کے قریب نہ جاؤں۔ جملہ، اس کا جملہ بھی دیا ہوا ہے: تمہارے نزدیک ہو گئی خوش رنگ، میں تو ایسے اطلاس کو آگ بھی نہ لگاؤں۔ اس کے بعد آ جائے گا آنچل کتارنا۔ عورتیں جب کسی دوسری عورت پر جادو ٹونا یا ٹوٹکا کرتی ہے تو اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کا آنچل کتر کر یا تو اس کو کہیں دفن کر دیتی ہے یا کہیں جلا دیتی ہے تاکہ اس عورت کو اولاد کا ضائع ہو جس کا آنچل کترا گیا۔ توبہ کرو، جملہ ہے: توبہ کرو، اس نے بھری محفل میں میرا آنچل کترا ہے۔ 3 آ جائے گا اوئی، ہے نا، اوئی بولا جاتا ہے عورت کا مخصوص تقیہ کلام جو حیرت، استعجاب، افسوس اور رنج کے وقت ناک پر انگلی رکھ کر بولتی ہے۔ ویسے درد کی شدت اور ناز و انداز میں بھی تقیہ کلام بولا جاتا ہے۔ عورتیں اپنی انداز اور طرز ادا سے ہر موقع محل کے اعتبار سے اس کے معنی بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً تعجب کے لیے اوئے خدا خیر کرے تم سویرے سویرے کیسے آ گئے۔ افسوس کے لیے اوئے میں کیا جانتی تھی اتنی جلدی چلے بھی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے بعد آ جائے گا درد کے لیے اوئے میں مر گئی۔ اس کے بعد 4 نمبر میں آ جائے گا بوٹیا کتو سے نچاؤں، ہے نا، تو انتہائی غضبناک کلمہ ہے۔ مطلب یہ کہ تجھے ادمرا کر کے ڈال دوں اور تیری بوٹیوں کو کتے سے نچواؤں کہ تیری جان لے لوں، یا تجھے مارنے کی بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو تیری لاش کو کتے کو کھلا دوں، ہے نا۔ اس طرح کا یہ عورتیں زیادہ تر استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا 5 نمبر پاؤ سندل کے پاؤ، ہے نا۔ جب بچہ پہلی بار اپنے پیروں پر چلتا ہے تو عورتیں بار بار یہ فقرہ کہتی ہے اور خوشی خوشی بچے کے دل بڑھاتی ہے۔ دکن میں بجائے سونے کے پاؤ کہا جاتا ہے اور دہلی میں اس کے اطراف بھی کا ڈونا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا ہندوستانی محاورے، ہے نا۔ ہندوستانی محاورے یہ ہو گیا وہ نسوانی محاورے ہو گیا، یہ جو عورتیں کہتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جائے گا ہندوستانی محاورے میں آ جائے گا، دیکھیے، رائے کا پہاڑ بننا، میں نے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ 2 نمبر میں ہوگا رام کرتا، مطلب متئی کر لینا۔ اس کے بعد سیدھے منہ بات نہ کرنا، ہے نا، بے رخی سے پیش آنا۔ اس کے بعد سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا، مطلب بہت تیز بھاگنا۔ عقل کے ناخن لینا، مطلب ہوش کی بات کرنا، ہے نا۔ اس کے بعد آ جائے گا اردو محاورے، ہے نا۔ ہندوستانی محاورے ہو گیا، اس کے بعد اردو محاورے، یہ سب یاد رکھنے ہوں گے ایگزام کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اردو محاورے کے معنی بتائے یا پھر اس سے معنی کے ساتھ جملے بناؤ، تو اگر آپ کو معنی آتا ہے، پہلے سے معنی یاد کر لیتے ہیں تو جملے بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ معنی جاننا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں نے یہاں پہ صرف معنی ہی بتائی، جملے آپ بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے آگ۔ اردو محاورے میں سب سے پہلے آ جائے گا آگ میں کودنا، مطلب جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسنا۔ اس کا بازی لے جانا، مطلب بڑھ جانا۔ اس کے بعد پارا چڑھنا، مطلب غصہ آنا۔ ٹھوکریں کھانا، مطلب در بدر پھرنا یا ذلیل و خوار ہونا۔ جوتیاں سیدھی کرنا، مطلب احترام کرنا۔ تو اس کے بعد یہ سارے ہو گیا وہ سوال نمبر 10 کا جو تھا، تو اس کے ایکسٹرا جو میں سمجھی کہ ان سب کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 11، اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں، ہے نا۔ اردو کے محاورے کے بارے میں پڑھے، اس کے بعد اردو قواعد آ گیا۔ اردو قواعد کے 3 حصے ہیں: علم ہجا، علم صرف، علم نحو اور
3 हिस्से हैं। उसके बाद आ जाएगा लफ्ज़ की कितनी किस्में अक़साम है ना, कितनी लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ महमल। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 13, कलमा की कितनी किस्में हैं, तो कलमा की 3 किस्में हैं। तो इस 3 किस्म में नाम आ जाएगा इस्म, फ़ेल और हुर्फ़। उसके बाद आ जाएगा ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान, वो तो कलमा कवायद वाला वो इकाई ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा इकाई शुरू हुआ, उसमें आ जाएगा सवाल नंबर 14, ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है। मतलब ये जितना सवालात मैं अभी लिखी हूँ और बताऊँगी इसके, तो ये जो MUD 001 जो है उसका जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, तो दो ही ब्लॉक का है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 2 का इसका सवालों का मैं ये करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, उसमें ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा याद करने होता है ना। उसके बाद तो सवाल नंबर 14 आ जाएगा, ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है। तो ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान, मतलब हिंद का जो है हिंद यूरोपी ख़ानदान है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 15, हिंदुस्तान में ज़बानों के 2 अहम ख़ानदान कौन से हैं ना। हिंदुस्तान में जो है, तो हिंदुस्तान में ज़बानों के 2 अहम ख़ानदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम हिंद आराई ज़बान का ख़ानदान और दावड़ी ज़बानों के ख़ानदान के तौर पर जानते हैं ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में आ जाएगा ज़बान उर्दू और किन मतलब ज़बान उर्दू को और किन नामों से हम लोग जानते हैं ना। उर्दू तो एक है, और कौन कौन सी ज़बान है जिसको हम उर्दू, मतलब असल में उसका रूफ उर्दू है ना। तो उसका हो जाएगा उर्दू की इब्तदा जिसका नाम हिंदी, हिंदवी, दक्कनी, रख्ता या हिंदुस्तानी था, यहाँ की खड़ी बोली में फ़ारी और अरबी के उन अल्फाज के मिलने से हुई जिसे बाहर से आए हुए आम मुसलमान होते हैं, है ना। उसका सवाल नंबर 17 हो जाएगा। सवाल नंबर 17, हिंदुस्तान के लेंगो फ्रेंगा कौन सी ज़बान है, कौन सी ज़बान को कहते हैं, है ना। से मुराद कौन सा ज़बान है, बहुत सारा ऐसा घुमा फिरा के हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के लेंगो फ्रेंगा उर्दू, मतलब हिंदुस्तानी ज़बान को कहा जाता है। उसके बाद आ जाएगा उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है। तो इससे पहले मैं बताया कि हिंद आराई, तो वही देखिए यहाँ पर भी वही जवाब हो गया। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ जदीद हिंद आराई ख़ानदान से है ना। उसके बाद हो जाएगा वैदिक संस्कृत के कदीम तरीन नमूने कहाँ मिलते हैं, है ना। तो आर्यों के आमद के सबब सबसे पहले यहाँ जिस ज़बान की नशोनुमा हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत के कदीम तरीन नमूने ऋग्वेद में मिलते हैं ना, ये वैदिक ये में मिलते हैं। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 20, लिसानियात की किताबों में उपभरनेश की कितनी किस्मों का जिक्र मिलता है ना। तो 20 का जवाब हो जाएगा लिसानियात की किताबों में यहाँ पर हो जाएगा 5 किस्म के उपभरनेश का जिक्र मिलता है। सवाल नंबर 21, दुनिया की तमाम ज़बानों को कितनी ख़ानदानों में तकसीम किया गया है ना। तो दुनिया के तमाम ज़बानों को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी में तकसीम किया गया है। हिंद यूरोपी में तकसीम किया गया है ना। उसका सवाल नंबर 22 हो जाएगा, शूर सैनिक उपभरनेश में कितनी ज़बानें निकली है ना, निकली है, यहाँ पे निकली है। उसके बाद हो जाएगा सुर सैनी उपभरनेश से 4 जदीद हिंद आराई ज़बानें निकली है, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती ना। उसके बाद सवाल नंबर 23, हिंदुस्तान की जदीद तरीन ज़बान कौन सी है ना। तो हिंदुस्तान की जदीद तरीन खूबसूरत और अहम ज़बान जो है उर्दू है। सवाल नंबर 24, हिंद आराई ज़बान से मुराद है। हिंद आराई ज़बान से कौन सी ज़बान मुराद है ना। हिंद आराई ज़बान से मुराद उर्दू है। तो मागधी उपभरनेश से कौन सी ज़बान निकली है। मागधी उपभरनेश से 3 ज़बानें निकली है, वो जगह बंगाली, उड़िया और असामी। तो इसका जवाब फिर से घुमा के हो सकता है, जैसे कहा जा सकता है आसामी किस उपभरनेश से निकली है ना। तो हो जाएगा मागधी उपभरनेश से है। इसके बाद सवाल नंबर 26, हिंदुस्तान की कौन सी ज़बान मुश्तरक
तहज़ीब की ज़बान है। तो उर्दू हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब और मुश्तरक का कल्चर की तर्जुमान है। ये सदियों की तहज़ीबी, समाजी और लिसानी सफ़र के इर्तिका का नतीजा है। उर्दू महज बोल चाल की ज़बान ही नहीं बल्कि मकबूल आम व ख़ास अदबी ज़बान भी है। उसके बाद सवाल नंबर 27 में आ जाएगा बड़े लिसानी ख़ानदान कौन कौन से हैं। तो हिंद आराई, दावड़ी और हिंद चीनी दुनिया की 3 बड़े लिसानी ख़ानदान हैं। उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। तो इसका जवाब में आ जाएगा उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आराई ख़ानदान से है, यानी उर्दू एक हिंद आराई ज़बान है ना। उसके बाद सवाल नंबर 29, हाफिज़ महमूद शेरानी ने उर्दू की ज़ाय पैदाइश किस इलाके को करार दिया है। तो हो जाएगा हाफिज़ मोहम्मद शेरानी ने उर्दू की ज़ाय पैदाइश पंजाब को करार दिया है। उसके बाद सवाल नंबर 30 हो जाएगा। सवाल नंबर 30 में खड़ी बोली किन इलाकों में बोली जाती है ना। तो खड़ी बोली नौही दहली मतलब शुमाली मशरक़ी खित्ते की बोली है, और मगरबी यूरोपी यानी बलाई द्वाब में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद और रामपुर के अजलाय में बोली जाती है ना। खड़ी बोली का उर्दू के साथ क्या रिश्ता है। तो खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ और बेटी का रिश्ता, और खड़ी बोली शोर से नहीं उपभरने से पैदा हुई है, लिहाजा इस रिश्ते की वजह से उर्दू एक हिंद आराई ज़बान करार पाती है ना। खड़ी बोली की वजह से ही ये हिंद आराई ज़बान उर्दू को बोला जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 32, मगरबी हिंद की किन बोलियों ने उर्दू को मुतासिर किया है ना। तो मगरबी हिंद की 5 बोलियों यानी कि खड़ी बोली, हरियाणवी, बर्च भाषा, बंद मिली और कनौजी ने अगरचा उर्दू को मुतासिर किया, लेकिन सब से ज़्यादा जिस बोली ने मुतासिर किया वो है खड़ी बोली है ना। तो सवाल नंबर उसके बाद आ जाएगा 33, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके क्या माने निकलता है ना। तो लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माने लश्कर के है ना। तो उसके बाद सवाल नंबर 34 आ जाएगा। डॉक्टर ज्ञान चंद्र जैन ने उर्दू की असल किसे करार, यहाँ पे किसे होगा है ना, किसे करार दिया है। ज्ञानचंद ने उर्दू का असल खड़ी बोली को करार दिया है। तो उसका सवाल नंबर 35 हो जाएगा। उर्दू को दक्षिण में सबसे पहले कब अदबी हैसियत हासिल हुई। तो उर्दू ज़बान को सबसे पहले शुमाली हिंद के बजाय दक्षिण में उस वक्त अदबी हैसियत हुई जब 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के बाद मालवा और दक्षिण के इलाके भी फतह कर लिए है ना। मतलब उस वक्त मतलब पहले का हुआ हिंद दक्षिण से भी शुमाली हिंद से भी पहले दक्षिण में उसको उर्दू को सबसे पहले अदबी हैसियत हासिल हुई थी ना। उसके बाद सवाल नंबर 36 आ जाएगा। मुस्लिम फतेहीन जब हिंदुस्तान आए तब उन्होंने बाशिंदा गाने हिंद को किस तरह मुतासिर किया है ना। तो हो जाएगा उसका जवाब में आ जाएगा मुस्लिम फतेहीन ने अपने इखलाक, हमदर्दी और वादारी की तालीम से बाशिंदा गाने हिंद को मुतासिर किया। उसके बाद सवाल नंबर 37 में आ जाएगा। ये कौल किसका है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो इसका ये कौल हो जाएगा मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में ये दावा किया है कि उर्दू मकामी ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। उसका सवाल नंबर 38 में आ जाएगा। उर्दू को ज़बान उर्दू मौला क्यों कहा जाता है। तो हो जाएगा ब्रज भाषा जो कि मथुरा और आगरा की मकामी बोली थी, उसी वक्त दिल्ली की ज़बान मुख्तलिफ थी, बावजूद उसके ये ज़बान दिल्ली पर असरअंदाज हुई जो कि आगे चलकर ज़बान उर्दू मौला के लक़ब से मशहूर हुई। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 39 कि सूफ़ी शायर ने उर्दू और हिंदी को मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा रेख्ता की तश्कील
रेख्ता की तश्कील की। यहाँ पे रेख्ता हो जाएगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, स्पेलिंग नहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो हो जाएगा, जवाब में हो जाएगा हज़रत अमीर खुसरो ने उर्दू और हिंदी को मिलाकर रेख्ता की तश्कील की, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 40 में आ जाएगा, ब्रज भाषा को उर्दू की माँ किस अदीब ने कहा था, है ना। माँ किस अदीब ने कहा था, तो मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने ब्रज भाषा को उर्दू की माँ करार दिया है। उसका सवाल नंबर 41, 20वीं सदी के 4 अहम शोरा के नाम लिखे। तो शोरा के नाम आ जाएगा 20वीं सदी में अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, अल्लामा इकबाल और अकबर इलाहाबादी। उसके बाद सवाल नंबर 42 में आ जाएगा, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस लिसानी ख़ानदान से है, तो हो जाएगा उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ सबसे बड़े लिसानी ख़ानदान हिंद यूरोपी ख़ानदान की हिंद ईरानी साख से है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 43, तसूफ़, है ना। तसूफ़ में रूहानियत से क्या मुराद है, तो तसूफ़ में रूहानियत से मुराद और खुदा ताला की मगफ़िरत हक़ का वसूल होना, है ना। यहाँ पे गायन होगा मगफ़िरत, है ना। तो उसका सवाल नंबर 44, हज़रत अमीर खुसरो के अहद के 4 सूफ़ियों के नाम लिखे। तो सूफ़ियों के नाम हो जाएगा शेख शराफ अलाउद्दीन आही मनारी, उसके बाद हज़रत गेशु दराज बंद नवाज़, शेख बहे अलाउद्दीन बाज़न, शम्स अल शाह मीरान जी। उसके बाद 45 में आ जाएगा, किस सूफ़ी शायर को उर्दू का पहला बाकायदा व अदीब कहा जाता है, तो शेख बहे अलाउद्दीन बाज़न को उर्दू का पहला बाकायदा अदीब कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 46 में हो जाएगा, 2 मारूफ सूफ़ी शायर का नाम लिखे। तो 2 मारूफ सूफ़ी शायर का नाम हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर। ये हो गया MUD 001 का एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है, एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप होता है वो अभी देखिए एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया। जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो मार्च अप्रैल में हुआ, इसीलिए जो इसका नेक्स्ट जो अभी का जो जून का एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा लेट से होने वाला है। जून को शायद जुलाई में हो, जून वाला जो एग्ज़ाम है वो शायद जुलाई में हो। तो उनका जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है तो उसका भी फिलअप थोड़ा लेट से शुरू होगा, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम कंप्लीट ही हुआ है दिसंबर वालों का। तो कुछ दिन के बाद से उसका भी शुरू हो जाएगा। कुछ दिन में आप लोग नोटिफिकेशन चेक करते रहिए, तो देखें हो जाएगा।